हेलो थ्री फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास। तो चलो फटाफट से अपना एपिसोड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब तो मार ही देना। एक प्यारा सा कमेंट जिसमें आप जो भी चाहे वो लिख सकते हो, चाहे वो आपके दिल की बात हो या घर की बात। तो मुद्दे की बात यह है कि अब हमें एपिसोड को थोड़ा सा ज्यादा जल्दी एक्सप्लेन करना चाहिए क्योंकि टाइम कम है और मैं आउटसाइड हूँ। तो हम लोग चलो पहले पिछला एपिसोड एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो कि एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा सा शर्म आ रही है, बट फिर भी कर देता हूँ। हमने देखा था कि जोयान लिंग बिंगजुआन के मेंशन के अंदर आ गया था, जहाँ पे जोयान को आइस फ्रोजन फाउंटेन मिल गया था, बट वहीं पे उसे किसी लड़की के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी, जो कि काफी ज्यादा पेन में थी। जब जोयान वहां पे जाता है और देखता है तो वहां होती है लिंग बिंगजुआन, जिसे जोयान गले लगाता है, कपड़े पहनाता है और उसे लिटा देता है। इसके बाद उसकी चेकअप के लिए अपनी फ्लेम का यूज करता है, लेकिन जोयान को घंटा कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद वो ओल्ड गुयू से पूछता है, तो ओल्ड गुयू उसे बताते कि इसके बॉडी के कुछ सेंसिटिव पार्ट थे जहाँ पे पॉइजन ने अभी तक अटैक नहीं किया। तुम्हें वहां पे हील अप और अपनी फ्लेम को इंटर करना होगा। और जब जोयान उन पार्ट के नाम सुनता है तो भड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें हेड था जो कि ठीक था, बट सेकंड पार्ट था चेस्ट, गर्दन और हाँ पेट के नीचे। और जोयान को पता था कि वो अगर यहाँ पे इसे टच करेगा तो ये उठते ही उसे मार डालेगी, लेकिन फिर भी जोयान करता है, उसे हील करता है और होता भी वही है जो जोयान ने सोचा होता है। लिंग विंगजुआन ठीक होते ही जोयान को पेल देती है। ये देखकर ओल्ड गुयू कहते हैं, छोटे साथी मैंने तो सोचा था कि तू इसे बोधिसत्व रिटर्निंग पिल देगा, इसके साथ तेरी शादी होगी और तेरा फ्यूचर अच्छा होगा, तेरे बच्चे होंगे। मैंने ये नहीं सोचा था कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद हमें जोयान की बॉडी में कोल्ड पॉइजन भी दिखाई दिया था, जैसे जोयान की हेवनली फ्लेम रिजॉल्व कर देती हैं, और वहीं मैंने ये एपिसोड एंड कर दिया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। जोयान जैसे उस पूरे पॉइजन को रिजॉल्व करता है और उसे रिफाइन कर लेती है जोयान की हेवनली फ्लेम, तो जोयान का जो ऑरा होता है तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और जोयान वापस से अपने पीक लेवल तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ जोयान जिस आइस के बिस्तर पे लेटा हुआ था वो भी जोयान की बॉडी से निकलने वाले ऑरे से टूट जाता है। उसी टाइम पे इस मैंसन के दूसरे हिस्से में लैंग बिंगजुआन, जो कि आइस फ्रोजन फाउंटेन के सामने बैठी हुई थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसी तरफ देखती है जहाँ पे जोयान था। और फिर आंख बंद करने से पहले उसकी आंखें अचानक साइन होती हैं। इस टाइम पे जोयान भी जागते हुए अपनी बॉडी के अंदर डुईकुई को फील कर सकता था और तुरंत ही कहता, ओल्ड गुयू आखिरकार मैं कब से बेहोश हूँ। ये सुनकर ओल्ड गुयू तुरंत ही स्माइल करते हुए कहते हैं, ही छोटे साथी, मैं तुम्हें डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन तुम 6 घंटे से बेहोश हो। गुयू की बात को सुनकर जोयान अचानक ही शॉक हो जाता है। उसे अच्छी तरीके से याद था बेहोश होने से पहले लैंग बिंगजुआन पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। और इसके बाद जोयान को अपनी हरकतें याद आती हैं और वो तुरंत ही अपने हाथ को उठाकर अपनी नाक को टच करता है। तभी उसके हाथों से काफी क्यूट सी स्मेल आती है, जो कि ऑब्वियसली लैंग बिंगजुआन की बॉडी की स्मेल थी। हालांकि तभी वो 2 बार खांसते हुए कहता, ओल्ड गुयू क्या चल रहा है। इस टाइम पे जोयान जो होता है उसका चेहरा पूरी तरीके से रेड हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए वो तुरंत ही गुयू से पूछता है। तभी गुयू कहते हैं, ही छोटे साथी, मैंने तो सोचा था इस जर्नी में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो बहुत कुछ मिलने वाला है। गुयू की टांग खिंचाई को सुनकर जोयान अचानक ही काफी ज्यादा शौक होता है और इसके बाद ओल्ड गुयू बताते हैं कि जोयान की बॉडी में क्या हुआ था। जिसके बाद जोयान को समझ में आता है कि जब जोयान ने लैंग बिंगजुआन की बॉडी से उसके कोल्ड पॉइजन को रिजॉल्व किया था, तब उसका कुछ हिस्सा जोयान की बॉडी के अंदर आ गया था, जिसमें लैंग बिंगजुआन की काफी सारी डुईकुई की पावर भी थी। और जब जोयान की हेवनली फ्लेम ने उसे रिफाइन किया तो वो ऊर्जा जोयान की बॉडी के अंदर आ गई और इसके रिजल्ट के हिसाब से जोयान, जो कि 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के लेटेस्ट स्टेज पर पहुंच चुका था, वो पूरी तरीके से उस स्टेज पर स्टेबल हो जाता है। इसीलिए जोयान काफी ज्यादा खुश था कि तभी गुयू कहते हैं, छोटे साथी इतनी जल्दी खुश मत हो। हालांकि तुम्हारी पावर स्टेबल हो गई, लेकिन बोधिसत्व रिटर्निंग पिल पहले ही उस लड़की के हाथ में आ चुकी है। गुयू की बात को सुनकर जोयान को इस जर्नी का अपना गोल याद आता है। यहाँ पे जोयान को बोधिसत्व रिटर्निंग पिल देनी थी और आइस स्पिरिट चिल्ड्रन लिक्विड लेना था। तभी ओल्ड गुयू कहते, इसके बारे में सोचना भी मत, तुमने उस लड़की की बॉडी को छुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें नहीं मारेगी। ये सब कुछ बोधिसत्व रिटर्निंग पिल के कारण है, क्योंकि उसे अपनी चोटों से रिकवर होने के लिए बोधिसत्व रिटर्निंग पिल की जरूरत थी। यही कारण है कि उसने तुम्हें जाने दिया। अगर ये उसकी बॉडी के कोल्ड पॉइजन के लिए नहीं होता ना, तो वो तुम्हें बहुत पहले मार चुकी होती। ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा शौक होते हुए गोल्ड गुयू से कहता है, आखिरकार उसने क्या कहा है मुझे बताइए, क्या वो मुझे देने वाली है या नहीं। राइटर डबल मीनिंग खेल रहा है भाई, देने वाली से है क्या मतलब होता है भाई। आइस स्प्रेड चिल लिक्विड देने वाली है या नहीं वो पूछ रहा है जोयान। आखिरकार जोयान को आइस स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन करने के लिए इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो इसे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसने आइस स्प्रेड पिल के सारे ही मेडिसिनल इंग्रेडिएंट इकट्ठा कर लिए थे, सिर्फ आइस स्प्रेड फ्रोजन लिक्विड के अलावा। हालांकि जोयान को यह भी पता था कि अगर उसने कुछ कहा है तो वो झूठ भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी पावर के साथ जोयान को मार भी सकती है। इसीलिए जोयान थोड़ा सा उदास और निराश दिखाई देता है और तुरंत ही कहता, मुझे ये मत कहिएगा कि हमें वापस जाना होगा,
तभी गुयू कहते हैं तुम कोशिश कर सकते हो, आइस स्प्रेड फ्रोजन फाउंटेन के तुम बहुत ज्यादा नजदीक हो, यहाँ तक कि तुम यहाँ की एयर से भी आइस स्प्रेड फ्रोजन लिक्विड को रिफाइन कर सकते हो। उनकी बात को सुनकर जियोयान भी कहता है ऐसा लगता है कि यही एकमात्र तरीका होना चाहिए। इसीलिए जुआन जैसे ही बैठने वाला था कि तभी अचानक लैंग बिंगजुआन जियोयान के रूम की तरफ देखती हैं। ये देखकर जुआन के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो पूरा ही आइस रूम बुरी तरीके से कांपने लगा था। जो देखकर जुआन कहता है ये क्या हुआ। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं ये आइस स्प्रेड फ्रोजन फाउंटेन की तरफ से है, जल्दी चलो चलते हैं, शायद वहाँ कुछ हुआ है। ओल्ड गुयू की बात को सुनकर जियोयान को अचानक ही कुछ गलत होने का एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही उसी फाउंटेन की तरफ दौड़ने लगता है। इस टाइम पे फाउंटेन जो कि 500 फीट का था, उसके दूसरे हिस्से पे लैंग बिंगजुआन बैठी हुई थी जो कि काफी ज्यादा सीरियस थी। इस टाइम पे उसका ऑरा भी उसके पीक लेवल पर नहीं था। इस टाइम पे वो उसी फाउंटेन को देख रही थी और किसी चीज का इंतजार कर रही हो जैसे। दूसरी तरफ जियोयान गुयू के गाइडेंस में उस फाउंटेन के नजदीक आता जा रहा था और पलक झपकते ही 15 मिनट बीत जाते हैं और जियोयान दसियों गली और न जाने कितनी इमारतों को पार करते हुए आखिरकार उस फाउंटेन के पास पहुंच जाता है जहाँ पे अपनी लॉन्ग ड्रेस को पहने हुए सिस्टर बेंगजुआन बैठी हुई थी। और इस टाइम पे उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है जिसके कारण वो काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही होती है। हालांकि लैंग बिंगजुआन को देखने के बाद जियोयान की नजर आइस स्प्रेड फ्रोजन फाउंटेन पर पड़ती है और ये देखकर जियोयान की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है क्योंकि जियोयान इसी को तो खोज रहा था। इस टाइम पे जियोयान के सामने आइस स्प्रेड पिल का लास्ट इंग्रेडिएंट सामने था और ये कहा जा सकता है कि वो जियोयान के सामने ही था और उसे जियोयान ले भी सकता था, लेकिन सामने थी सिस्टर लैंग बिंगजुआन और वो जैसे ही जियोयान को देखती है तो तुरंत ही कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ। हालांकि लैंग बिंगजुआन के वर्ड सुना ही दिए थे कि अचानक वो फव्वारा बुरी तरीके से मूवमेंट और फ्लैक्चुएट होना स्टार्ट हो जाता है जिससे काफी ज्यादा ठंडी हवा निकलने लगती है जो कि बिल्कुल एक व्हाइट फॉग की तरह चारों तरफ फैलने लगी थी। हालांकि ये थोड़ी मात्रा में होता तो ठीक था, लेकिन ये काफी ज्यादा होता है और इतना ज्यादा घना होता है कि जियोयान और लैंग बिंगजुआन इसके अक्रॉस देख नहीं पा रहे थे। ये देखकर लैंग बिंगजुआन काफी ज्यादा उदास होते हुए कहती हैं डैम इट, ये फाउंटेन फूटने वाला है। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी बॉडी में बची हुई जो भी ऊर्जा उन्होंने अभी अभी इकट्ठा की थी तुरंत ही उसके साथ इस फ्रोजन फाउंटेन को रोकने की कोशिश करने लगती हैं और उसके आसपास के एरिया को कवर कर लेती हैं। हालांकि इस टाइम पे सिस्टर लैंग बिंगजुआन का जो बैरियर था वो काफी ज्यादा अच्छा माना जा सकता था, लेकिन उस व्हाइट फॉग के कारण उनका वो बैरियर तेजी से पिघलना स्टार्ट हो जाता है जो देखकर सिस्टर लैंग बिंगजुआन कहती हैं डैम इट। वो इस टाइम पे अपने पीक लेवल पर नहीं थी और उनका जो बैरियर था वो भी ज्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं था और अगर ये जारी रहता तो इसका मतलब सिंपल सा ही था कि ये बैरियर बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। तभी इस प्रीसियस मूवमेंट में जियोयान आगे बढ़ता है क्योंकि लैंग बिंगजुआन के कंपैरिजन में जियोयान काफी बेटर कंडीशन में था और जियोयान के बॉडी से तुरंत ही उसकी हेवनली फ्लेम निकलती है जो कि एक बैरियर को क्रिएट करके लैंग बिंगजुआन के बैरियर को तुरंत ही ढक लेती हैं। जियोयान के हेवनली फ्लेम के काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर के कारण वो फॉग तेजी से गायब होना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि जियोयान इसे पूरी तरीके से तो रोक नहीं सकता था, लेकिन इसका मतलब ये जरूर था कि ये फॉग अब थोड़े समय के लिए इस बैरियर को तो नहीं तोड़ पाएगा। ये देखकर लैंग बिंगजुआन थोड़ी सा रिलैक्स करती है और इसके बाद जियोयान की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहती हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ से चले जाओ, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी बात को सुनकर जियोयान तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है अगर मैं चला गया तो क्या आप अकेले आइस स्प्रेड फ्रोजन फाउंटेन से निपट पाएंगी। ये सुनकर लैंग बिंगजुआन तुरंत ही कहती हैं क्या तुम्हें लगता है कि इस क्वीन को अपने मामलों में निपटने के लिए इस छोटे से हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की जरूरत होगी। इस टाइम पे उन्हें गुस्सा भी आ गया होता है और इसके बाद वो तुरंत ही अपना हाथ उठाती हैं और उससे जिनसेन कुई को एक्टिवेट करना चाहती थी, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर जिनसेन कुई एक भी नहीं बची थी। तभी जॉन उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें अपनी पावर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेजेंट टाइम पे तुम्हें आराम करना चाहिए। जहाँ तक इस मामले की बात है तो इसे मुझ पर छोड़ दो। इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और उसे किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी, आखिरकार लड़की के सामने पोजिंग जो मारनी थी, इसीलिए जॉन उस फाउंटेन की तरफ देखता है। इस टाइम पे जॉन को पता था आइस स्प्रेड पिल का जो आइस स्प्रेड फ्रोजन फाउंटेन है इसके साइज के हिसाब से ही इसका ईयर डिसाइड होता है, यानी 1000 ईयर पे 10 फीट, 2000 ईयर पे 20 फीट। और इस टाइम पे इसे फाउंटेन को देखकर जॉन को लग रहा होता है कि कम से कम ये 5000 ईयर ओल्ड तो बिल्कुल भी होना चाहिए, जिसका मतलब था कि आइस स्प्रेड कोल्ड फाउंटेन के अंदर काफी ज्यादा आइस स्प्रेड लिक्विड कंडेंस हो चुका होगा और इसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। हालांकि इसके अंदर की जो एनर्जी है वो इस एरिया को पहले ही तबाह कर चुकी होती, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टर लैंग बिंगजुआन यहाँ पर थी जिसने कभी भी इसकी एनर्जी को आसपास फैलने ही नहीं दिया। न केवल सिस्टर लैंग बिंगजुआन ने आइस स्प्रेड कोल्ड फाउंटेन को आसपास फैलने से रोका था, बल्कि दूसरों को इसका पता लगाने से भी रोका था। हालांकि सिस्टर लैंग बिंगजुआन ने इसे छिपा कर तो रखा था, लेकिन उसके कारण वो काफी ज्यादा हेवली इंजर्ड भी हो चुकी थी। हालांकि इस टाइम पे जॉन ने देख लिया था कि जो ये बैरियर है इसके बाहर ये व्हाइट एयर निकल ही नहीं पा रही है, जिसके कारण ये पूरी तरीके से उस बैरियर को कवर कर चुकी थी और ये किसी भी टाइम पे बस ब्लास्ट हो सकता था और फूट सकता था।
और इस टाइम पे जॉन को पता था अगर ऐसा कुछ होता है तो न केवल जाइलिंग माउंटेन रेंज को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा बल्कि इसका नुकसान लैंग बिंगजुआन को भी उठाना पड़ेगा। हालांकि सिस्टर लैंग बिंगजुआन अपनी पूरी ताकत के साथ इसे दबा तो रही होती है, लेकिन अब तक ये एनर्जी काफी ज्यादा भयानक लेवल पर पहुंच चुकी थी और सिस्टर लैंग बिंगजुआन की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और ये बात सिस्टर लैंग बिंगजुआन भी जानती थी और यही एक रीजन था कि वो चाहती थी कि जुआन यहाँ से चला जाए, क्योंकि उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है और जुआन के लिए भी इसे रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए वो एक बार फिर से कहती है यहाँ से चले जाओ, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेंथ है तो तुम इसे रोक सकते हो, ये सिर्फ तुम्हारी हेवनली फ्लेम के कारण है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। उन्हें इस टाइम पे उम्मीद थी कि जुआन इस डांट को सुनकर ये इस जगह को छोड़ देगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अब बहुत कम ही टाइम बचा है जब ये फ्रोजन फाउंटेन ब्लास्ट होने वाला है और उसे वो रोक नहीं पाएंगी। हालांकि उन्होंने ये बात पूरी की ही थी कि अचानक बैरियर में क्रैक्स बनने लगते हैं और इसके बाद एक ठंडी हवा के झोंके के साथ वो बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है और ठंडी एयर तुरंत ही सबसे नजदीक वाले पर्सन को टारगेट करती है, जो कि होती है लैंग बिंगजुआन, और एक ही सेकंड के अंदर उनकी पूरी ड्रेस बर्फ में जम जाती है और वो इस टाइम पे हिलने में भी कैपेबल बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि इस टाइम पे वो बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता कि उससे पहले जोयान तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम को एक बार फिर से आगे बढ़ा देता है। इस टाइम पे सिस्टर लैंग बिंगजुआन भी उस आइस के अंदर अपनी पूरी पावर को एक साथ इकट्ठा करके एक छोटी सी बॉल को क्रिएट कर लेती है। हालांकि ये ज्यादा कुछ करने में तो कैपेबल नहीं थी, लेकिन आइस को धीरे धीरे पिघलाने में कैपेबल थी। इस टाइम पे गुरु ने भी पता कर लिया था कि आज आइस स्पिरिट फ्रोजन फाउंटेन के नीचे कोई पावर जबरदस्ती इसे काफी बुरी तरीके से फ्लैक्चुएट कर रही है और जोयान का बैरियर भी बहुत जल्दी ही ढहने वाला है। इस टाइम पे जोयान बस इस जगह से निकल सकता था। इस टाइम पे लैंग बिंगजुआन ने जो वॉल क्रिएट की थी उसके कारण आइस की वो परत भी टूट जाती और जोयान तुरंत ही उनके पास पहुंचता है। हालांकि उसी टाइम पे जैसे ही उनकी बॉडी से वो आइस की परत डिस्ट्रॉय होती है तो उनका जो क्लॉथ होते हैं वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी बॉडी से गायब हो जाती है, जिनके बाद उनकी स्नो व्हाइट बॉडी जोयान के सामने होती है। इस टाइम पे जोयान सिस्टर लैंग बिंगजुआन की बॉडी को दूर ले जाने के लिए आया था, लेकिन सामने के समाचार को देखकर जोयान के विचार बदल जाते हैं और वो तुरंत ही काफी ज्यादा स्लो हो जाता है और इस टाइम पे इस ठंडे फ्रोजन फाउंटेन के सामने विजयान को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। हालांकि आइस की वो परत डिस्ट्रॉय होने के बाद लैंग विंगजुआन को थोड़ा सा होश आता है, लेकिन पहले ही देर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी की पूरी पावर को यूज कर लिया था और अब उनकी बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं थी, इसीलिए वो अपनी बॉडी को मूवमेंट भी नहीं करा पाती। हालांकि यहाँ पे जोयान कुछ सोचता और लैंग विंगजुआन कुछ कर पाती कि उससे पहले ही वो एनर्जी बैरियर अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके बाद उस फाउंटेन से काफी सारे आइस पिलर निकलते हैं जो कि आसपास उस महल के अंदर जाने लगते हैं। ये देखकर जॉन किसी भी चीज की फिक्र नहीं करता और तुरंत ही खुद को कंट्रोल करके आगे बढ़ता और सिस्टर लैंग बिंगजुआन की बॉडी को तुरंत ही अपने गले लगाता है और खींचकर एक ब्लैक कलर का क्लॉथ उन्हें और अपने आप को ढकने के लिए ले लेता है और इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके काफी स्पीड के साथ उस जगह से गायब हो जाता है। इस टाइम पे ये आइस पिलर महल की परत को तोड़ते हुए सीधा ही जीलिंग माउंटेन रेंज के अंदर जाने लगता है और वहां पे सूरज को पूरी तरीके से ढक दिया जाता है और आइस की ओर व्हाइट कलर की फॉग चारों तरफ फैलने लगती है। इस टाइम पे ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और इस टाइम पे जोयान भी एक आइस के रूम पे खड़ी हुई होती है और ये वही जगह थी जहाँ पे जोयान पहले लैंग बिंगजुआन से मिला था। इस टाइम पे लैंग बिंगजुआन जो कि जोयान के गले लगी हुई थी, उनका ऑरा काफी ज्यादा वीक होता है और इस टाइम पे उनकी बॉडी बिल्कुल मिल्की व्हाइट होती है और जो कि काफी ज्यादा शाइन भी कर रही थी और अपनी पावर को लूज कर देने के कारण सिस्टर लैंग बिंगजुआन को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, जिसके कारण वो तुरंत ही अपने आप को जोयान से काफी कसकर गले लगा लेती हैं और जैसे ही वो जोयान के गले तक पहुंचती हैं तो अचानक ही उन्हें काफी ज्यादा गर्मी फील होती है। हालांकि नॉर्मल कोई पर्सन होता तो इस मूवमेंट में उसके चेहरे पर स्माइल होती, लेकिन जोयान तो काफी बुरी तरीके से कांप रहा था और वो अपने इमोशंस को बहुत फोर्सफुली दबा रहा था। हालांकि उसी टाइम पे लैंग बिंगजुआन जो कि जोयान को गले लगाए हुए थी, अचानक ही जैसे ही जोयान की बॉडी से गर्मी को फील करती हैं और उसके ऑरे को फील करती हैं तो तुरंत ही होश में आ जाती हैं और उनका चेहरा बिल्कुल गोल्डन रेड हो जाता है और इसके बाद वो तुरंत ही एक झटके के साथ जोयान को छोड़कर पीछे हट जाती हैं और जैसे ही वो पीछे हटती है तो अचानक ही ये जानकर और भी ज्यादा चौंक जाती हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर क्लॉथ नहीं है और इस टाइम पे सामने वाले पर्सन ने समाचार और विचार दोनों ही देख लिए हैं। हालांकि तभी जोयान भी दो बार खांसते हुए तुरंत ही अपनी नजरों को हटा लेता है और अपने हाथ से एक ब्लैक कलर का गाउन निकालता है जो कि सीधा ही लैंग बिंगजुआन को सौंप देता है और इस टाइम पे लैंग बिंगजुआन भी तुरंत ही उस कपड़े को पकड़ के जोयान को लाल चेहरे के साथ देखती हैं। हालांकि जोयान की नजरें दूसरी तरफ थी, लेकिन जोयान खांसते हुए कहता है इस बार मैंने जानबूझकर नहीं किया, अभी मैंने जो किया केवल तुम्हें बचाने के लिए किया है, वरना उससे निकलने वाली आइस स्पिरिट फ्रोजन फाउंटेन से निकलने वाली पावर के साथ तुम अब तक मार दी गई होती, ये तुम अब तक मर गई होती। इस टाइम पे जोयान का चेहरा भी पूरी तरीके से लाल हो गया था। किसी ने कल मुझसे कहा था कि मैं लाल पीला हरा नीला ही करता रहता हूँ, जब राइटर 10 बार लाल लिखता है तब मैं एक बार लाल पढ़ता हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। जोयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, ऐसा कह सकता हूँ। चलो
और उसने लेंग बिंगजुआन को देखने के लिए अपना सिर तक नहीं उठाया। पहले जियोयान ने हरकत की थी क्योंकि उसे पता था कि लेंग बिंगजुआन की बॉडी के अंदर पावर नहीं है और अगर वो उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी के अंदर पावर हो और अगर जियोयान यहाँ पे लापरवाही करता तो वो उसे तुरंत ही मार देती। जोयान की बात को सुनकर लेंग बिंगजुआन थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है और थोड़ा सा नाराज भी होती है। हालांकि वो जियोयान को मारना चाहती थी लेकिन उसे अच्छी तरीके से पता था कि अभी जो हुआ था उसमें वो जियोयान को गलत नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि अगर जियोयान नहीं होता तो अब तक फ्रोजन फाउंटेन के एनर्जी पिलर के कारण वो मर चुकी होती। इसीलिए वो तुरंत ही कहती है एक बार जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो तुम हम दोनों के बीच हुई हर एक बात को भूल जाओगे, वरना तुम इस धरती में कहीं भी छिपो ये क्वीन तुम्हें मार डालेगी। और इसके बाद वो खुद को कंट्रोल करके तुरंत ही एक कोल्ड वॉइस में बोलती हैं जिसमें ऐसा लग रहा था कि इनका बोला हुआ हर एक वर्ड पूरी तरीके से सच है। हालांकि लेंग बिंगजुआन इतना कहने के बाद आइस स्प्रिट फ्रोजन फाउंटेन की डायरेक्शन में चलने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता था वो पहले ही ब्लास्ट हो चुका है। अगर उसे नहीं रोका गया तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है और जिलियन माउंटेन रेंज पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। हालांकि 2 कदम चलने के बाद लेंग बिंगजुआन अचानक से लड़खड़ाने लगती है और उनका ऑरा काफी ज्यादा वीक था, चेहरा भी तुरंत ही पीला पड़ जाता है, जिसके कारण वो लड़खड़ाकर सीधा ही जमीन पर बैठ जाती हैं। ये देखकर जोयान थोड़ा सा चौंक जाता है और वो उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था और उन्हें उठने में हेल्प करना चाहता था, लेकिन लेंग बिंगजुआन तुरंत ही अपने हाथ को उठाकर जोयान को रोकने का इशारा कर देती हैं और तुरंत ही कहती है इस क्वीन के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। ये मामला खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें आइस स्प्रिट फ्रोजन लिक्विड दे दूंगी, लेकिन इसके बाद तुम्हें जाइलिंग माउंटेन रेंज का इनर एरिया छोड़ देना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार भी डालूंगी। क्वीन मैडूसा भी ऐसे ही बोला करती थी, मैं तुम्हें मार डालूंगी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जियो जियो मिल गई कुछ साल बाद। कितना गंदा आदमी हूं मैं। चलो आगे चलते हैं। इस टाइम पे भले ही उसका ऑरा कमजोर था और वो बोलने और हिलने डुलने में कैपेबल नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो क्वीन थी और वो हार मानने को तैयार भी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि सामने चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जाइलिंग माउंटेन रेंज की रक्षा करने से वो पीछे नहीं हट सकती थी। इसीलिए बिल्कुल भी कमजोर दिखने की वो हिम्मत भी नहीं करती, क्योंकि आखिरकार एक क्वीन के तौर पर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तभी जॉन कहता क्योंकि आप मुझे मारना चाहती हैं तो पहले इस मैटर को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आप मुझे मार सकती हैं, लेकिन तब तक के लिए आज्ञाकारी तौर पर आपको यहाँ रहना चाहिए। जहाँ तक रही आज के स्प्रिट फ्रोजन लिक्विड और फाउंटेन की बात, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसे मुझ पर छोड़ दें। लेकिन बिंगजुआन के शब्दों को सुनने के बाद जॉन बिल्कुल भी नहीं डरता और ना ही पीछे हटने का इरादा दिखाता है। इस टाइम पे जॉन की जो आवाज होती है उसमें एक कमिटमेंट दिख रही होती है। इस टाइम पे जॉन तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग को फ्लिप करता है और उससे 2 जेट की बोतलें निकलती हैं और वो दोनों ही जेट की बोतलें जॉन लेंग बिंगजुआन की तरफ फेंक देता है और इसके बाद उसे इग्नोर करते हुए तुरंत ही फ्रोजन फाउंटेन की तरफ चला जाता है। जोयान को जाते हुए देखकर लेंग बिंगजुआन, जो कि अभी तक अपनी बॉडी को फोर्सफुली कंट्रोल कर रही थी, आखिरकार अचानक ही सॉफ्ट हो जाता है। वो चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, थी तो आखिरकार वो एक लड़की ही, और उसकी दूसरी साइड में वो बिल्कुल एक छोटी और काफी सॉफ्ट लड़की की जैसी ही थी। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा झिझकते हुए अपने सामने उन 2 जेट की बोतलों को देख रही होती हैं और आखिरकार उन्हें तुरंत ही अब्सॉर्ब भी कर लेती हैं और रिफाइन करना स्टार्ट कर देती हैं। दूसरी तरफ इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके जोयान थोड़े टाइम के अंदर ही उस फ्रोजन फाउंटेन के अंदर पहुंच जाता है और जोयान तुरंत ही कहता है ओल्ड गुयू, इज्जत का सवाल है, इस बार सब तुम्हारे ऊपर ही है, वरना वो तुम्हारी बहू नहीं बन पाएगी। ये सुनकर ओल्ड गुयू तुरंत ही कहती है अरे बच्चे चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारे पास सच में कुछ तरकीबें तो हैं। तुमने वास्तव में 2 मेडिसिनल के पिल के साथ उस लड़की के दिल में कब्जा करने की कोशिश की है। ये देखकर तो मुझे लगता है कि आपने अपने टाइम पे काफी सारी लड़कियों को धोखा दिया होगा। हे। एक टाइम पे तो मुझे जियोयान ठरकी लगता था, लेकिन जब नोवेल एंड हो रही तो मुझे लग रहा है कि गुयू सबसे बड़ा ठरकी था। लिख दो कमेंट पे ठरकी गुयू, ठरकी गुयू, ठरकी गुयू, ठरकी चेला, ठरकी गुरु। गुयू की बात को सुनकर जीवन तुरंत ही 2 बार खांसता है और कहता है अभी हमें काम की बात करनी चाहिए, तो चलो काम पर लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस मामले को सुलझाना है। और इस टाइम पे जोयान का चेहरा गुयू की बात को सुनकर लाल हो गया था, इसलिए वो तुरंत ही उन्हें डांटता है। इस टाइम पे जोयान उस फाउंटेन के अंदर वॉर्टेक्स को देख सकता था कि जो कि एक टॉर्नेडो की तरह गोल गोल घूम रहा था, जो देखकर जोयान कहता ओल्ड गुयू तुम्हें क्या लगता है, क्या हम नीचे जा सकते हैं? इस टाइम पे जोयान इस वॉर्टेक्स और इसके अंदर से रिलीज होने वाले कोल्ड ऑरा को देखकर थोड़ा सा घबराया हुआ था। तभी गुयू कहते क्या तुम डर रहे हो? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है तो नीचे नहीं चलते, तुम्हें इसे वापस से सॉल्व करने के काफी सारे मौके फ्यूचर में मिल सकते हैं, तो बाद में इसे ट्राई कर लेना। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो लड़की कितनी बार इसके ब्लास्ट को झेल पाएगी और हो सकता है उसे हर बार बचाने के लिए तुम ना रहो। इस टाइम पे गुयू जोयान को चिढ़ा भी रहे थे। ये सुनकर जोयान कहता है गुयू ठीक है मुझे बताओ मैं कैसे नीचे जा सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर एक बात सुनूंगा। तभी गुयू कहते हैं मेरे पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, बस नीचे कूद जाओ। गुयू की यह बात को सुनकर जोयान काफी ज्यादा दंग रह जाता है और तुरंत ही उन्हें डांटते हुए जोयान अपने दिल में काफी ज्यादा अजीब तरीके से उन्हें देखता है
कि गुयू वास्तव में उसे इस फ्रोजन फाउंटेन के अंदर कूदने के लिए कह रहा था, जिसके अंदर कूदते ही वो तुरंत ही जम जाएगा और जिंदा बचेगा भी या नहीं ये भी पता नहीं था। यहाँ पे जुआन आया था क्योंकि उसे गुयू पर भरोसा था और गुयू यहाँ पे उसे सुसाइड करने के लिए कह रहा होता है। तभी गुयू कहते चिंता मत करो छोटे साथी, अरे मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम सेफली बाहर आओगे। ये सुनकर जोयान थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है क्योंकि गुयू ने ऐसा कहा था तो वो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे और ये संभावना थी कि वो पूरी तरीके से रेडी भी होंगे। हालांकि जोयान जैसे ही उनकी बात को सुनकर सामने फ्रोजन फाउंटेन को देखता है तो अचानक ही कांपने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ठंडा था और जोयान का कूदने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ये देखकर ओल्ड गुयू तुरंत ही कहते हैं कितना आलसी लड़का है और इसके बाद जोयान को तुरंत ही एक लात मारते हैं और जोयान और वो तुरंत ही उस फ्रोजन फाउंटेन के अंदर चले जाते हैं। इस टाइम पे जोयान की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से व्हाइट कलर की बोन चिलिंग फ्लेम होती है जो कि इस फ्रोजन फाउंटेन के टेम्परेचर से जोयान को बचा रही होती है। हालांकि ये फाउंटेन काफी ज्यादा ठंडा था लेकिन ओल्ड गुयू की हेवनली फ्लेम के सामने ये कुछ भी नहीं था और इसीलिए जोयान बिना किसी टेंशन के तुरंत ही उस फाउंटेन के अंदर जाने लगता है और कुछ ही मोमेंट के अंदर जोयान फाउंटेन के काफी गहरे हिस्से तक चला जाता है। इस टाइम पे जोयान गहरे हिस्से में जाकर देख सकता था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस के अलावा, साथ ही वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा भी था और इस टाइम पे ओल्ड गुयू का गाइडेंस नहीं होता तो जोयान इस जगह पर खो गया होता। इस टाइम पे टाइम धीरे धीरे बीतता जाता और 1 घंटा बीत गया होता है और बोन चिलिंग फ्लेम के साथ जोयान इस जगह को थोड़ा थोड़ा फील कर पा रहा था। इस टाइम पे जोयान उस फाउंटेन के लास्ट तक पहुंच चुका होता है और उसे पता था कि अगर बोन चिलिंग फ्लेम नहीं होती तो वो अब तक जम के मर चुका होता। जिसके बाद जोयान के हाथ में तुरंत ही उसकी फ्लेम अपीयर होती है और वो फाउंटेन जो कि पूरी तरीके से ब्लैक था उसमें हल्की हल्की लाइट फैलने लगती है। इस टाइम पे जोयान जो कि फ्रोजन फाउंटेन के नीचे खड़ा हुआ था तुरंत ही अपनी आंखों में फ्लेम को अपीयर करता है, जिसके बाद वो जैसे ही अपने सामने की चीजों को देखता है तो काफी बड़ा शौक लगता है उसे क्योंकि जोयान ने देखा था कि उसके सामने जो तैर रहा है वो आइस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। हालांकि तभी जोयान के बगल में ओल्ड गुयू अपीयर होते हैं और जोयान उनसे पूछता ओल्ड गुयू आखिरकार ये क्या है। ये सुनकर ओल्ड गुयू कहते ये अनएक्सपेक्टेड है, मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि ये कोल्ड फाउंटेन सोल यहाँ होगी, इसके अलावा ये 5000 साल पुरानी है, ये सच में काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर माना जा सकता है। इस टाइम पे ओल्ड गुयू को भी थोड़ा सा सदमा लगा हुआ था। तभी जोयान कहता है कोल्ड स्प्रिट सोल, गुयू ये क्या है। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं ये कुछ ऐसा है जो कि केवल आइस स्प्रिट फ्रोजन फाउंटेन के अंदर ही अपीयर हो सकता है और इसकी भी काफी कम चांसेस होते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचुरली होता है और इसके अंदर आइस स्प्रिट फ्रोजन फाउंटेन की काफी ज्यादा कोल्ड और प्योर एनर्जी होती है और इसकी पावर कोल्ड स्प्रिट चिल्ड लिक्विड से काफी ज्यादा मजबूत है। यहाँ तक कि अगर तुम इसे अपने हेवनली फ्लेम के साथ भी रिफाइन करना चाहोगे तो ये आसान काम नहीं होगा और इसकी हेल्प से तुम हेवनली फ्लेम को काफी इजीली स्वेलो कर सकते हो और ये चीज आपकी पावर बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम आएगी। ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि उसने गुयू को कहते हुए सुना था आइस स्प्रिट चिल्ड लिक्विड दुनिया में सभी फ्लेमों को सप्रेस करने में कैपेबल था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे भी ज्यादा ठंडी चीज कोई होगी जो कि आइस स्प्रिट सोल थी, जो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। इसका सिंपल सा मतलब था कि अगर जॉन इसे प्राप्त कर सकता था तो फ्यूचर में वो और भी फ्लेमों को रिफाइन करते समय काफी ज्यादा सिक्योर हो सकता था और ये उसके लिए काफी ज्यादा इजी हो सकता था। हालांकि तभी गुयू कहते हैं इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास दुनिया की सभी चीजें हैं? एक फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल होती है और दुनिया की सबसे ज्यादा दबंग एनर्जी है, इसे इतना आसानी से रिफाइन कैसे किया जा सकता है? हालांकि इसे आइस सोल के द्वारा दबा दिया जाएगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब पूरे ही आइस सोल का यूज किया जाए। क्या तुम सच में सोचते हो हेवनली फ्लेम केवल एक नाम की फ्लेम है? उनकी बात को सुनकर जॉन थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है क्योंकि जॉन को पता था हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल होती है और पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल और पॉपुलर चीज होती है। हालांकि जॉन ये सोच ही रहा था कि तभी गुयू कहते हैं हालांकि अगर आप एक हेवनली फ्लेम को सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको पूरे ही आइस स्प्रिट सोल का यूज करना होगा, लेकिन सबसे पहली चीज यही है कि आपको इसकी एनर्जी को संभालने के लिए पावरफुल होना होगा। तभी जॉन कहता है ओल्ड गुयू इसे हम कैसे लेकर जा सकते हैं? तभी गुयू कहते हैं छोटे साथी क्या तुम सपना देख रहे हो? तुम तो क्या वास्तव में मेरे पास भी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसे यहाँ से दूर कर सकूं? और क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ इस जगह पर क्यों आए हैं? ये सुनकर जॉन तुरंत ही चौंक जाता है और तुरंत ही कहता है फ्रोजन फाउंटेन की एनर्जी को दबाने के लिए। जो सुनकर गुयू कहते हैं तुम सही हो, लेकिन तुम जानते हो कि ये कैसे शांत होगा? जिसमें जियोयान कहता है ओल्ड गुयू मुझे बताइए। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं छोटे साथी याद रखो ये मामला उस लड़की से जुड़ा हुआ है, तो इसे इतनी ज्यादा लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते तुम। इस टाइम पे गुयू जियोयान को चढ़ाना भी बिल्कुल नहीं भूलते, जिसके कारण जियोयान का चेहरा लाल भी हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे गुयू ने बिंगजुआन को जियोयान की वाइफ घोषित ही कर दिया होता है। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं मेरी स्ट्रेटेजी थी कि कोल्ड फाउंटेन के अंदर एनर्जी कोर में अपने बोल चिलिंग फ्लेम के कारण उसकी एनर्जी को काफी कम कर देना, ताकि ये फ्यूचर में जल्दी से ब्लास्ट ना हो पाए और एनर्जी को कंडेंस ना कर पाए, लेकिन अब लगता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद गुयू तुरंत ही स्माइल कर देते हैं और अपने सामने की आइस
सोल को देखने लगते हैं और इस टाइम पे उनकी आंखें साइन कर रही थी। बगल में बैठा हुआ जोयान भी ये देखकर अचानक ही चौंक जाता है और कोल्ड आइस सोल के बारे में ही सोचने लगता है। तभी गुई कहते हैं मुझे लगता है कि इसे हमें ले जाना चाहिए। आखिरकार इस चीज की कीमत आइस स्पिरिट चिल्ड लिक्विड से काफी ज्यादा है और ये आइस स्पिरिट फ्रोजन फाउंटेन का एनर्जी क्रिस्टल है, तो इसको साथ ले जाने से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये जल्दी ब्लास्ट नहीं होगा। तभी जोयान को भी पता था कि भले ही ये रीजन क्यों ना हो, आखिरकार वो दोनों लोग इसे अपने साथ ले जाने में कैपेबल नहीं थे क्योंकि इसकी जो कोल्ड एनर्जी थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। तभी गुयू कहते किसने आपको इसे दूर ले जाने के लिए कहा? हालांकि मेरे पास एक और थॉट है, हम इस कोल्ड आइस सोल को कम कर देंगे जिसके कारण जो हिस्सा हम इससे कम करेंगे ये फाउंटेन उसे रिकवर करने के लिए एनर्जी का यूज करेगा, जिससे ये मामला जो कि एनर्जी के फ्लैक्चुएशन का है सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एनर्जी इसे हील करने में लग जाएगी और वो टुकड़ा हम अपने साथ ले चलेंगे। और इतना कहने के बाद गुयू तुरंत ही उसे कोल्ड आइस सोल के पास चले जाते हैं और उस पर हाथ रखते ही बोन चिलिंग फ्लेम को अपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे जोयान गुयू को ही देख रहा था। स्टार्टिंग से लेकर अब तक गुयू जोयान के साथ थे और उनके साथ बातचीत करते हुए उन दोनों का जो रिलेशन था वो काफी अच्छा हो गया था और इस टाइम पे गुयू जोयान के लिए बिल्कुल टीचर याओलाओ के जैसे ही हो गए थे। इसीलिए जोयान उदास होते हुए तुरंत ही अपने दिल में कहता है ओल्ड गुयू मेरे साथ इस जर्नी में मेरा हिस्सा बनने के लिए और मुझे गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि तभी ओल्ड गुयू कहते हैं चलो इसे ले लो, हालांकि अलर्ट रहना, भले ये चीज बड़ी नहीं है लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा कोल्ड एनर्जी है और अगर तुम इसे छूते हो तो इससे निपटने में कैपेबल बिल्कुल भी नहीं रहोगे और तुरंत ही जम जाओगे। जिसके बाद जोयान को एक फुटबॉल के बराबर आइस का टुकड़ा दिखाई देता है जो कि गुयू ने जोयान की तरफ फेंका था और जोयान तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाने ही वाला था कि गुयू की बात को सुनकर जोयान तुरंत ही उसे हटाकर अपने स्टोरेज रिंग से एक जड का बॉक्स निकालता है और उसमें उस चीज को रखकर तुरंत ही उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। उसे बॉक्स में अंदर बंद करते ही तुरंत ही बॉक्स फ्रीज हो जाता है और तुरंत ही आइस उसे कवर कर लेती है, जो देखकर जोयान कहता है डैम इट, ये सच में आइस सोल होने के लायक है, इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा कम है। और इसके बाद जोयान उस बॉक्स को सॉल्व करने के लिए उसके चारों तरफ अपनी हेवनली फ्लेम भी अपेयर कर देता है। इसके बाद जोयान अपने सामने की आइस सोल को देखता है जिसमें एक गड्ढा दिखाई दे रहा था और सभी एनर्जी उस गड्ढे को रिकवर करने के लिए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, जिसके कारण पूल जो था वो पूरी तरीके से शांत हो गया था। तभी बाहर उसे फ्रोजन आइस पैलेस के भीतर इस समय लैंग बिंगजुआन ने भी मेडिसिनल पिल का उपयोग करके अपनी पावर का एक हिस्सा वापस पा लिया था और इस टाइम पे लैंग बिंगजुआन भी उस कोल्ड पूल के सामने आ गई थी और काफी शौक तरीके से उस फ्रोजन फाउंटेन को देख रही होती हैं क्योंकि उस फाउंटेन के अंदर जो टॉर्नेडो की तरह एक वर्टेक्स घूम रहा था वो धीरे धीरे शांत हो गया था और इससे निकलने वाले पिलर वो भी पूरी तरीके से शांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर वो तुरंत ही कहती आखिरकार नीचे क्या हो रहा है। वो देख सकती थी कि आइस स्पिरिट फ्रोजन फाउंटेन के अंदर एनर्जी एक जगह पर ही इकट्ठी हो रही है और इतने सालों से इस फाउंटेन की रखवाली करने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ पहली बार देखा था, जिसके कारण वो अपने दिल में काफी ज्यादा खुश थी। आखिरकार अब उसे इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी और वो गारंटी दे सकती थी कि यह फाउंटेन बहुत जल्दी तो नहीं फूटेगा। हालांकि तभी उन्हें अचानक ही फाउंटेन के अंदर से कुछ फ्लैक्चुएशंस फील होती है, जिसके कारण तुरंत ही वो अलर्ट हो जाती है और उनके हाथ में उनकी फ्रोजन स्वॉर्ड दिखाई देने लगती है। इस टाइम पे उन्हें पता था कि फ्रोजन फाउंटेन के अंदर क्या हो रहा है, हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि ये अच्छा है या बुरा, इसलिए वो हर एक तरीके से टकरा रही तैयार थी और उन्हें एक चीज फ्रोजन फाउंटेन के बाहर आती हुई दिखाई दे रही होती है क्योंकि अब तक 2 घंटे बीत चुके थे और जैसे ही उन्हें वो चीज बाहर आते हुए दिखाई देती है तो तुरंत ही उनके फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और वो तुरंत ही कहती हैं ये आखिर क्या है, वो बाहर आ रहा है। और इसके बाद वो तुरंत ही घबराते हुए अपनी स्वॉर्ड के साथ पानी से निकलने वाली चीज पर अटैक कर देती हैं। हालांकि वो तलवार जैसे ही टकराने वाली थी जोयान तुरंत ही अपने हैवी जोयान रूलर को निकाल लेता है क्योंकि पानी से जोयान निकला था और अपनी हेवनली फ्लेम के साथ उस स्वॉर्ड को बड़ी मुश्किल से रोकता है, जिसके कारण जोयान का हैवी जोयान रूलर भी उसके हाथ से छूट जाता है और जोयान पीछे की तरफ उड़ते हुए सीधा ही जमीन से जाकर टकराता है और गले से तुरंत ही आवाज निकलती है मार डाला रे। इस टाइम पे जोयान एक चीज तो जानता था कि लैंग बिंगजुआन ने अपनी पावर को पूरी तरीके से रिकवर नहीं किया, वरना पहले किया गया अटैक जोयान की जान लेने के लिए काफी होता। हालांकि जैसे ही सिस्टर लैंग बिंगजुआन देखती है कि वाटर से जोयान बाहर निकला है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि आखिरकार अपनी पावर के साथ वो भी इस फ्रोजन फाउंटेन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, लेकिन वास्तव में जोयान किसके अंदर था। तभी जोयान खांसते हुए कहता है मैंने इस कोल्ड फाउंटेन को शांत करने के लिए तुम्हारी मदद की, इतनी मेहनत की, तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए तब, लेकिन तुम मुझे मारना चाहती हो। ये तो मेरी किस्मत थी कि मैं तुम्हारे अटैक से डॉज कर पाया और मरते मरते बचा, अगर और कोई होता तो वो पहले ही मर चुका होता।
इस टाइम पे जोयान ने उम्मीद नहीं की थी कि लैंग बिंगजुआन ऐसा कुछ करेगी। इसके कारण वो अपने दिल में डर पूरी तरीके से भूल गया था और उसे डांट रहा होता है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वो पूरी तरीके से भूल गया था कि सामने वाला पर्सन ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का वॉरियर है। जोयान की बात को सुनकर लैंग बिंगजुआन का क्यूट सा फेस भी थोड़ा सा एम्बेरस और थोड़ा सा नाराज था। आखिरकार वो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की एल्डर थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि जब किसी ने उसे डांटा था, और वो भी उस पर्सन ने जिसकी पावर 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर पर थी। हालांकि कोई और टाइम होता तो लैंग बिंगजुआन पहले धमकाती या कि मारने की धमकी दे चुकी होती, लेकिन इस बार वो जानती थी कि जोयान ने उसकी काफी हेल्प की है और वो इसीलिए अपने दिल में काफी ज्यादा अजीब फील कर रही थी। और वो चुपचाप उसी जगह पर खड़ी रहती और कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने लाल चेहरे के साथ जोयान की डांट को सुन लेती है। जिसके बाद चुपचाप वो जोयान को देखती है और उसकी कोल्ड नजरों से जोयान तुरंत ही दंग रह जाता है, क्योंकि तभी जोयान को याद आया था कि ये लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि तभी लैंग बिंगजुआन जोयान को एक शब्द भी नहीं कहती और चुपचाप ही पीछे मुड़कर जाने लगती है। ये देखकर तो जोयान को और भी बड़ा झटका लगता है कि इस लड़की ने वास्तव में उसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से जाने लगी थी, इसलिए जोयान भी चुपचाप उसके पीछे जाने लगता है। इस टाइम पे उस आइस पैलेस के अंदर लैंग बिंगजुआन चल रही थी और उसके पीछे पीछे जोयान। तभी लैंग बिंगजुआन कहती है, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी? उसने देखा कि जोयान उसका पीछा कर रहा है तो उसके चेहरे के इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं। उसकी बात को सुनकर जोयान भी तुरंत ही रुक जाता है और सिस्टर लैंग बिंगजुआन की बॉडी से निकलने वाले ऑरे को रोकने के लिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है, लेकिन जोयान की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो ऐसा कर पाता, इसलिए तुरंत ही वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है और उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। ये देखकर लैंग बिंगजुआन कहती है, तुम अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझते हो, और इसके बाद तुरंत ही अपने ऑरे को वापस ले लेती है जो उन्होंने फैलाया था, जिसके कारण जोयान को थोड़ा सा आराम फील होता है। आखिरकार उनकी पावर को देखते हुए और जोयान की पावर गैप को देखते हुए जोयान के लिए उनके ऑरे से बचना क्या बिल्कुल भी इजी नहीं था। हालांकि तभी लैंग बिंगजुआन जोयान को इग्नोर करते हुए कहती हैं, आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग का ब्लास्ट कैसे रुक गया? ये सुनकर जोयान अचानक ही चौंक जाता है कि ये लड़की वास्तव में उससे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगी। तभी जोयान कहता है, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि आइस स्पिरिट फ्रोजन स्प्रिंग के अंदर मेरी हेवनली फ्लेम के पावर के कारण वहाँ की आइस पिघलना स्टार्ट हो गई थी और एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गई थी, और मैं आइस स्पिरिट फ्रोजन फाउंटेन के अंदर 4 घंटे तक रहा, जिसके कारण मैंने उसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा यूज कर लिया था और यही रीजन था कि उसके अंदर का ब्लास्ट रुक गया। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा मासूमियत के साथ अपने कंधे उठाकर बता देता है जैसे कि असली रीजन यही हो। तभी लैंग बिंगजुआन कहती है, ओह, और इसके बाद तुरंत ही जोयान की तरफ देखती हैं। हालांकि इस टाइम पे वो जोयान के साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली पेश आना चाहती थी, लेकिन उन्हें भी भरोसा नहीं था कि वो इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों है। यहाँ तक कि जोयान भी उनके सॉफ्ट बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हालांकि तभी लैंग बिंगजुआन खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, मैं तुम पर विश्वास करूंगी, लेकिन मुझे पता है तुम आइस स्पिरिट फ्रोजन लिक्विड के लिए मुझे फॉलो कर रहे हो, है ना? उन्हें पता था कि फ्रोजन फाउंटेन को उन्होंने छोड़ दिया है, तो जोयान को उनका पीछा करने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता था, वो था फ्रोजन लिक्विड। तभी जोयान कहता है, आपको बोधिसत्व रिटर्निंग पिल पहले ही ले लेनी चाहिए थी। ठीक है, साथ ही मैंने आपके इस फ्रोजन फाउंटेन को रोकने में भी आपकी मदद की है, इसीलिए अब तभी सिस्टर लैंग बिंगजुआन कहती, बस। ये सुनकर जोयान चौंक जाता है कि ये इतनी ज्यादा नाराज कैसे हो गई। तभी लैंग बिंगजुआन कहती है, बोधिसत्व रिटर्निंग पिल के बारे में बात करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी चेहरा नहीं है, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ उस मामले को सुलझाया नहीं है। और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान को काफी कोल्ड नजरों से देखती हैं। आखिरकार जोयान ने उनकी बॉडी को टच किया था, वो इस बात को कैसे भूल सकती थी? ये सुनकर जोयान भी थोड़ा सा शॉक रह जाता है और चुप हो जाता है। तभी लैंग बिंगजुआन कहती है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि इस मामले को भूल जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और इसके बाद तुरंत ही घूमती और जोयान के पास तुरंत ही 2 जेट की बोतलें चली जाती हैं, जिसके अंदर आइस स्प्रेड फ्रोजन लिक्विड था। ये देखकर जोयान तुरंत ही उन्हें स्टोरेज रिंग में रख लेता है और अपने दिल में चुपचाप कहता है, तुम पहले ही मेरे सामने इस तरीके से आ गई थी, अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो इसे कैसे भूल सकता हूँ? कितना ठरकी आदमी है, इतनी आसानी से भूल सकता है उस सीन को, लेकिन भूलना ही नहीं चाहता। ठरकी का ठरकी ही रहेगा। इस टाइम पे जोयान ऐसा सोचते ही तुरंत ही काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और एक बार फिर उसके पीछे जाने लगता है। तभी लैंग बिंगजुआन कहती है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, तो तुम्हें अब जाइलिन माउंटेन रेंज के इनर एरिया से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे ऊपर एक्शन ले सकती हूँ। उसकी बात को सुनकर जोयान के फेस इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं और वो एक मजाकिया स्माइल के साथ तुरंत ही उस बड़े से हॉल से बाहर चला जाता है, क्योंकि आइस स्प्रेड पिल रिफाइन करने का टाइम आ गया था, इसलिए जोयान को इस जगह पे रहने की भी कोई जरूरत नहीं थी। जिसके बाद जोयान कहता है, स्पिरिट फिल्म मैंने तुम्हारे लिए सालों इंतजार किया है, तो आखिरकार अब टाइम आ ही गया। और इसके बाद जोयान तुरंत ही इस पैलेस को छोड़ देता और एक बार फिर से जाइलिन माउंटेन रेंज के इनर एरिया में दिखाई देता है और इसके बाद ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे जोयान ने तियानिंग और बाकी लोगों के पास जाने की योजना बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, बल्कि एक अच्छे माउंटेन रेंज को देखता है जहाँ पर जोयान जाकर अपने लिए पिल को रेडी कर सकता था। इसलिए तुरंत ही एक गुफा में घुसकर जोयान तुरंत
से अपने मेडिसिनल कुलड्रोन को निकालता है, जो कि जोयान का लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन था। इस टाइम पे जोयान अपने पिल को रिफाइन करने की जल्दी में बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए पालती मार के आंखें बंद कर लेता है और अपनी एनर्जी को और डुइकुई को वापस से रिकवर करना स्टार्ट कर देता है, जो कि उसने आइस पैलेस के अंदर एंड कर दी थी। आखिरकार जोयान को पता था कि आइस स्प्रेड पिल को रिफाइन करना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है और उसमें कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए जोयान जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करता और धीरे धीरे अपने ऑरे को ठीक करना स्टार्ट कर देता है। तो चलो गाइस, इस एपिसोड को अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, जहाँ पे हम इस पिल रिफाइनिंग को पूरा कर लेंगे और जोयान को 5 स्टार डाउडी लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम देखेंगे बाद में, क्योंकि वैसे ही वीडियो काफी बड़ा बना चुका हूँ मैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय 3 फैमिली।